बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपको इस्पायर के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। हमारा कुछ अरसा तक साथ रहेगा और हम इस लेक्चर में रोज़ाना इंशाल्लाह केमिस्ट्री पढ़ा करेंगे। मैं मोहम्मद बिलाल आज़ाद, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आज हम केमिस्ट्री का सबसे पहला सबक देखते हैं, लेक्चर 1 देखते हैं। आज ये जो हमारे पास केमिस्ट्री पार्ट 1 है, ये आपके पास सबसे पहले हमने देखना है कि पंजाब के बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या है। फेडरल बोर्ड का आपको पता है अलग से पेपर पैटर्न होता है, पंजाब तमाम बोर्ड्स का अलग से पेपर पैटर्न होता है। मैंने एक हल्का सा इसका टच दिया है ताकि आपको पता हो कि हमने किसके लिए तैयारी करनी है। आपके सामने देखें आ रहा है टोटल मार्क्स 85 मार्क्स का पेपर होता है पार्ट 1 का, जिसके साथ 17 MCQs होते हैं। उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास 22 होंगे। ऑप्शंस भी होती हैं इसमें, मतलब क्वेश्चन 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, वो 12 दिए होते हैं, 8 करने होते हैं। तो टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 22 करने होते हैं। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने 3 हैं और आपके सामने मार्क्स भी बताए हुए हैं कि एक MCQ 1 मार्क का होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ना 2 हिस्से होते हैं, A और B, और उसमें से एक हिस्सा जो है वो 4 मार्क्स का, फिर दूसरा पार्ट जो है वो भी 4 मार्क्स का। इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का बनता है। ये आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न था। अभी आज हम सबसे पहले लेक्चर 1 में चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स हम देखेंगे कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मतलब केमिस्ट्री की बुनियाद जो है, बेसिक नॉलेज जो ज़रूरी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 के अंदर हमने पूरे में पढ़ना क्या है। बस हल्का सा सरसरी सा आज जायज़ा लेते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपके सामने देखें टॉपिक आ रहा है, एटम आ रहा है, मॉलिक्यूल आ रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं, आयंस हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, स्टोइकियोमेट्री, ये सारे आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं। ये पूरा चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड के रूल के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से चैप्टर 1 में जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स आपके सामने है। ये न्यूमेरिकल अक्सर आपको पता है क्योंकि चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद लेक्चर 1 देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक चैप्टर 1 का जो है दैट इज़ एटम। एटम क्या होता है? एटम का जो आज आपकी बुक के मुताबिक टॉपिक है ना, इस एटम के अंदर हमने टोटल 5 चीज़ों को कंप्राइज करना है। सबसे पहली चीज़ जरा देखें, ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं। ग्रीक फ़िलासफ़र्स, यूनानी फ़लसफ़ादान, वो जो शुरू में तकरीबन 2400 साल पहले उन्होंने क्या कहा था, एटम क्या होता है, ये चीज़ें किसकी बनी हैं। उसके बाद हम फिर देखेंगे 17वीं सेंचुरी के अंदर क्या हुआ। उसके बाद जॉन डाल्टन ने क्या कहा, ये 1808 पे हम आगे जाके देखेंगे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे टॉपिक के आज हिस्से कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो ये 3 पार्ट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इसके बाद 4 पार्ट, फिर मॉडर्न रिसर्च आ गई, नया दौर आ गया, नई मशीनें आ गई, नई बहुत सी कह लें कि बहुत अच्छी एक्स-रेज की टेक्निक, मतलब एटम के अंदर तक पहुंच गए हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, एक्स-रेज की मदद से। ऐसी बहुत सी डिवाइसेस पैदा हो गई। फिर मॉडर्न रिसर्च ने हमें क्या बताया एटम के बारे में। एंड पे फिर हम देखेंगे कि एक जे बर्ज़िलियस इस टॉपिक के मुताबिक उसने एटम के हवाले से क्या काम किया, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। आए इस टॉपिक में सबसे ऊपर ज़रा देखें, आपको ग्रीक फ़िलासफ़र्स नज़र आ रहे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने क्या कहा। उससे पहले कि मैं ग्रीक फ़िलासफ़र्स के बारे में बताऊँ, मैं एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास मैटर क्या होता है। ये आपको अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी साइड पे देखें, आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये टैब है, मैं हूँ, ये हमारे पास एक पेंसिल है, ग्लास होता है। घर में आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके टेबल पे कुछ पड़ा हुआ है, आपके सामने इस वक्त मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है, टैब आपके हाथ में है, कंप्यूटर है। ये सारी चीज़ें, इनका एक मैस है और इन्होंने जगह घेरी हुई है। मैं बताता चलूँ, आपके सामने तस्वीर में ज़रा देखें, आपको नज़र आ रहा है गैस भी जगह घेरती है। टायर ले लें, टायर को हवा से भरा हुआ है, इसे ज़ोर लगाएं। आप वैसे ही एक बैलून ले लीजिए, उसको हवा से भरें, उसने जगह घेरी है तो वो फैल गया ना। टायर को आपने हवा से भरा, उसने जगह घेरी है तो हवा से वो फैल गया ना।
हवा भी, गैस भी जगह घेरती है। ये मैटर है। आपके सामने तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं बेसिक। प्लाज्मा भी हम आगे एक चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने मैट्रिक लेवल पे भी देखा है, प्लाज्मा के बारे में सुना है। ये लाइट्स है, सूरज है, एनर्जी है। ये क्या चीज़ है? वेरी इंटरेस्टिंग, केमिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद ऐसा ऐसा चीज़ें देखेंगे, लेकिन आज हम बेसिक चीज़ पढ़नी है, एटम पढ़ना है। लेकिन एटम पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं, जो क्या रखती हैं? नंबर 1, आपके सामने ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरती हैं। नंबर 2, हैव मैस। सिलेंडर भरा हुआ है हवा का, अगर सिलेंडर भरा हुआ है तो आप उसका वजन कीजिए, मैस है ना। हवा का भी मैस होता है। गैस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं, मादा हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मैस इज कॉल्ड मैटर। मादा की जब डेफिनेशन आपको समझ आ जाए तो फिर आपके जहन में एक बात होनी चाहिए, एक तरफ मैटर, एक तरफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? जो मैटर को डिस्कस करेगी। अब ये सारा जो मैटर है ये किसका बना हुआ है? ये एटम्स का बना हुआ है। मैटर है, इसे तकसीम कीजिए, तकसीम कीजिए, बहुत छोटा कीजिए। ये पेंसिल ऐसे तोड़ दीजिए, छोटे से छोटा टुकड़ा कर दीजिए, इंतहाई छोटा टुकड़ा कर दीजिए, इससे और टुकड़ा कर दीजिए कि वो नजर ना आए। आम आंख से भी नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जाके देखा हमने एटम। मतलब ये जो मैटर है, ये जो हर चीज है, इसको इंतहाई छोटे टुकड़े में अगर तोड़ दिया जाए तो दैट इज एटम। वो क्या होता है? वो एटम होता है। आइए देखते हैं ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा था शुरू में, करीबन 2400 ईयर्स अगो। क्या कहा गया? वो कहते हैं कि मैटर जो है इसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इंतहाई बारीक छोटे पार्टिकल्स में स्मॉलर डिवीजन की जा सकती है। अब वो आपके सामने जो इंतहाई सबसे छोटा पार्टिकल आपके सामने एक चीज नजर आ रही है, विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। अब इसे मजीद आप तकसीम नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एटम। इसे एटम कहते हैं, सबसे छोटा जर्रा जिसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन एज एटम। ग्रीक फिलोसफर था एक आपके सामने, डेमोक्राइटस। ये यूनानी फलसफादान था और इसने कहा कि इसका नाम रख दीजिए, जो सबसे छोटा पार्टिकल है इसका नाम रख दीजिए एटमस। एटमस एक वर्ड है ग्रीक जुबान का, इसका मतलब है कि इसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। डेमोक्राइटस ने एटमस का नाम रखा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा था जिसने एटम को नाम दिया। वो नाम क्या था? एटमस। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। नीचे आपके नजर आ रहा है यूनानी जुबान का लफ्ज है। इसके बाद जो आपकी बुक का टॉपिक है ना, उसे मैंने एक तरतीब से बयान कर रहा हूं। आप एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए, केमिस्ट्री पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। वैसे ही अगर अभी नहीं मिल रही बाजार से, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास इस चीज़ के आपने नोट्स बना लेने हैं। सबसे पहले हमने ग्रीक फिलोसफर्स को देखा, उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट था कि एलिमेंट के बारे में क्या कहा जाए, एलिमेंट क्या चीज़ है। असल में ये देखें, कार्बन है, ये कार्बन है। अब इसमें सारे कार्बन ही है ना, कोई और चीज़ नहीं है। कार्बन के अंदर सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन के ही हैं। ये जो सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं ना, ये कार्बन का जो लफ्ज़ है, ये कार्बन का वर्ड बताता है कि दिस इज एलिमेंट, ये एलिमेंट है। एलिमेंट फिर आपस में मिलते हैं, अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करते हैं, फिर कंपाउंड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मतलब कह लीजिए एक H हाइड्रोजन, एक और H हाइड्रोजन, दोनों मिल गए, H2 मॉलिक्यूल बन गया। मतलब एक जो था H था वो एलिमेंट था। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एक O, उसका ऑक्टेट रूल पूरा नहीं होता, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, 8 होने चाहिए। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के अंदर। आपने मैटर लेवल पे पढ़ा है ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे ऑक्सीजन को तो उसे क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी साथ कंबाइन करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा।
जब वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन करती है तो वो फिर कंपाउंड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन मैं सबसे बेसिक डेफिनेशन बता दूं एलिमेंट की होती क्या है कि हमारे पास एलिमेंट जो होता है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसके बाद हाइड्रोजन आपको एग्जांपल दी है, ये कौन है, एलिमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं आपने एक मेटल लेवल पे पीरियोडिक टेबल देखा है, ये सारे कौन हैं, ये एलिमेंट्स हैं। ये सबसे एंड पे आप देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा है, ये मैं टिक कर रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेंडोन। मैं आपको एक बात बताऊँगा, बड़ी कमाल की बात बताऊँगा, पीरियोडिक टेबल आपकी फिंगर टिप पे होगा। मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, ये अभी नोबल गैसेस की बात की, मैंने बताना इनके बारे में ये था कि ये एलिमेंट हैं, ये एटम्स हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स भी हैं। मतलब ये किसी से कॉम्बिनेशन नहीं, नोबल गैसेस। ये मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, सबसे आखिरी मोहल्ले में रहता है, किसी से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। पीरियोडिक टेबल में देखें सबसे एंड पे बैठे हुए हैं, ना रिएक्टिविटी करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, ये है नोबल गैसेस। अच्छा ज़रा देखें, मैं एक जुमला बता रहा हूँ। हिना ने अरमान की कुर्सी रोन दी। हिना एक नाम है, हिना ने, ये सबसे पहले ये हीलियम है, हिना ये नियॉन है, हिना ने ये आर्गॉन है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेंडॉन। लेकिन आप जुमला ज़रा देखें, इसको देखें ज़रा गौर से, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन को मैं पढ़ने लगा हूँ। हिना ने अरमान की कुर्सी रौंद दी। आज आपको एक लाइन याद होगी पीरियोडिक टेबल की, साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे, पीरियोडिक टेबल आपकी फिंगर टिप पे होगा, यही आपको आता होगा, तो यही सारी केमिस्ट्री है। इसके बाद ये अच्छा बता ये रहा था कि कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट बताते हुए मैंने आपको बताया कि ये जो पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारे कौन हैं, ये एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया कि आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, H2O2, ये सारी मैंने आपको चीज़ें बताई, Cl2, H2O, पानी, वाटर का फार्मूला लिखा हुआ है। ये सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, ये सारे आपस में मिलकर क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, एलिमेंट्स आपस में मिलकर। जॉन डाल्टन, आपके वही पेज 1 है बुक 1 का, उसे बिलतरतीब अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे जो एटम के बारे में कहा गया है, दैट इज़ जॉन डाल्टन थ्योरी। 1808 में उसने 2 लॉस की मदद से, एक उसने एग्जिस्टेंस ऑफ एटम बताई, कैसे कि उसने कहा वाकई कोई एटम है, कोई चीज़ है, ये किसी शय की बनी हुई है। ये जो आपकी साइड पे चीज़ें पड़ी हैं रूम के अंदर, ये किसी न किसी शय की बनी है, इसके अंदर कुछ चीज़ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसको उसने एक चीज़ से साबित किया, उसने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, 2 लॉस की मदद से। मतलब कोई ना कोई चीज़ का मैस है। आपकी साइड पे गिलास पड़ा होगा, ये पेंसिल है, अगर मैं इसको जला दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी। इसके साथ उसने एक और लॉ भी पेश किया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है। मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये है कि अगर मेरे पास आपके सामने नज़र आ रहा है H2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरीके से O2 का 1 मॉलिक्यूल है और उससे 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये सामने आपके इक्वेशन भी आ गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें। सबसे एंड पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, 2H2 के मॉलिक्यूल्स हैं और 1 O2 का मॉलिक्यूल है, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ज़रा गौर से देखें, उधर कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 4। इधर कितने हैं, येलो में आपको नज़र आ रहे होंगे, वो कितने हैं, 4। इधर देखें ज़रा ब्लू कलर में आपको ऑक्सीजन के कितने एटम नज़र आ रहे हैं, 2। इधर देखें ज़रा कितने हैं, आपको 2 नज़र आ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि मैस कभी ख़त्म नहीं होता, ये एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। आपके सामने एक और एग्जांपल मैं पेश कर रहा हूँ। आपके सामने एक मैंने ऑपरेटर्स पेश किया है, इस ऑपरेटर्स के अंदर नीचे मैस नज़र आ रहा है, ज़रा देखें, ये 300 मैस लिखा हुआ है, 300.23 ग्राम्स। इसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है,
इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब ये आपको नजर आ रही है, ये टेस्ट ट्यूब पड़ी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर CaCl2 का सोल्यूशन है, वो उसके अंदर नीचे जो ये नजर आ रहा है आपको, ये Na2SO4 का सोल्यूशन है। अब ये दो चीजें हैं, मैंने क्या किया, आप इसको पकड़ें, फ्लास्क को पकड़ें और इसे ऐसे हरकत दें, थोड़ा उल्टा करें, वो टेस्ट ट्यूब से चीज सोल्यूशन वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब वो नीचे रिएक्शन हो गया, अब ये CaSO4 बन गया। यहाँ देखें ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गई हैं, छोटी छोटी वाइट कलर की, नीचे आपको वो बैठ जाती हैं। अच्छा, एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गई है, वो खत्म नहीं हुई। नीचे जरा मैच देखें कितना है, 300.23, उधर कितना था, 300.23। कोई चीज खत्म नहीं होती। ये छोटी सी बस आपने बात याद रखनी है कि जोहन डाल्टन ने दो लॉज की मदद से एटम के वजूद का सबूत दिया। उसने बताया कि वाकई कोई एटम है, कोई चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती, एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक आखिरी एग्जांपल कि आपके सामने लॉग हैं 330 kg। ये मैंने क्या किया, इनको फायर की मौजूदगी में जला दिया। इधर ज़रा देखें टोटल मास कितना है, 31। ज़रा इधर चेक करें, इधर कितना है, इधर भी 31 है। वो स्मोक है, वो राख है, वो ऐश है, वो कुछ भी है, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। जितना मैस रिएक्टेंट्स का था उतना ही मैस किसका है, प्रोडक्ट्स का है। हमने बता दिया, इसकी स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है कि कोई चीज़ ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है और ना ही उसे नए सिरे से पैदा किया जा सकता है। वो एक हालत से ही दूसरी हालत में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि दो लॉज का बुक में सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता क्या है। H2O है ना, तो ये H2O ही रहेगा वाटर का फार्मूला। मैं इसको H3O नहीं कह सकता, HO2 नहीं कह सकता। डेफिनेट प्रोपोर्शन, मखसूस, खास, स्पेसिफिक, मतलब मैंने कहा स्पेसिफिक, खास, तनासुब रहता है, प्रोपोर्शन रहती है। प्रोपोर्शन का लफ्ज़ क्या बताता है, फिक्स रेशो, मतलब हम कह सकते हैं फिक्स्ड रेशो रहती है। मसलन लीजिए आपके सामने H2O है। H2O में अगर गौर से देखें, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। 8 लिखा है, लिए 8 डिवीजन के बाद लिखा है, मतलब H2O का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है हमारे पास 16, और एक H का मास होता है 1, तो दूसरे का भी हुआ 1, तो टोटल मास कितना हुआ 2। मतलब यहां पे हमारे पास जो H2O है, यहां पे H2O का टोटल अगर ऑक्सीजन का देखा जाए मास 16 था, H और H का मिला के 2 था, तो यहां पे 16 और यहां पे 2, जब हमने उसको कट किया तो यहां पे क्या आ गया, 8 और 1। ये सारी जिंदगी वाटर के अंदर मैस की यही रेशो रहेगी। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने और रखी हैं। NO है, NO2 है, N2O है, N2O2 है, ये सारे आपके सामने, ये NO लिखा हुआ, ये NO2, ये N2O, ये N2O2, N2O5। एक नाइट्रोजन के कितने कंपाउंड्स हैं, हर कोई हर किसी से डिफरेंट है। फिक्स रेशो है उसके अंदर एटम्स के मैसेज की। नीचे हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ गई है कि जो फिक्स एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होती हैं वो फिक्स ही रहती हैं, वो वही रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जोहन डाल्टन उसने क्या थ्योरी पेश की। अभी सिर्फ हमने इसके बारे में दो बातें पढ़ी हैं कि इसने दो लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की मदद से क्या बताया। इसने एटम के बारे में एक थ्योरी पेश की। उसका सबसे मेन जो पास्टुलेट है वो क्या है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में। वो है मैटर जो है, ये दुनिया की हर चीज़ है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स से बनी है। मतलब इसके अंदर सिर्फ कार्बन नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये जो दुनिया है, ये जो मैटर है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये जोहन डाल्टन ने कहा, आप इसके सामने देख सकते हैं, इसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एटम, देखते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा ज़र्रा है। कौन सा, विच मे और मे नॉट, जो रह सकता है या नहीं रह सकता,
एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है, जो आज़ाद दाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। ये तीसरा हिस्सा है आज के टॉपिक का। सबसे पहले हमने देखना है ग्रीक फिलोसफर्स को, उसके बाद हमने देखा कि कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट देखा, फिर जॉन डाल्टन को देखा, उसके बाद अभी ये उसी तीसरे हिस्से का हमने एक हिस्सा बताया है, उसी का एक पॉइंट है कि डेफिनेशन ऑफ एटम क्या बनेगी, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये एटम किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा ले सकता है। ज़रा देखें हमारे पास जो आज़ाद दाना रह सकते हैं, पीरियोडिक टेबल आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, हिना ने अरमान की कुर्सी रोंदी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेंडोन, वो सारा क्या था, पीरियोडिक टेबल था। अच्छा, वो सारे कौन थे, नोबल गैसेस। मैंने कहा वो मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, वो किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, वो मोहल्ले के सबसे आखिरी गली है। आपने देखा पीरियोडिक टेबल में सबसे एंड पे नोबल गैसेस बैठी हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना ऑक्टेट रूल उनका पूरा है, वो अकेली रह सकती हैं, उन्हें किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये है एटम की डेफिनेशन। तो वो सारे एटम्स हैं जो आज़ादाना रह सकते हैं। दूसरी जगह पे आप देख रहे हैं मे नॉट, ये ज़रा आपके सामने एक चीज़ आई है, ऑल अदर देन नोबल गैसेस। बाकी सबका ऑक्टेट रूल पूरा नहीं है, उन्हें ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए किसी न किसी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक बनाना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये थी एटम की डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, ये सारे के सारे कौन हैं, एलिमेंट्स हैं, और इनके अंदर क्या मौजूद है, सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं। इसके बाद मॉडर्न रिसर्च हुई, नए लोग, नई मशीनरी, एक्सरेज हैं, बड़ी बड़ी जदीद चीज़ें आ गई हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब एटम के अंदर जाके देखें, इसके अंदर इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल्स के अंदर घूमते हैं वो कौन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एटम आपने मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा है, उसका स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन हैं, ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर लाजमी तौर पर होते हैं, सिवाय एक चीज़ के, वो नहीं लिखी हुई बुक में, आपके आगे जाके सीखने वाली बात है, लेकिन बताता चलूँ। प्रोटियम का नाम सुने आपने मैट्रिक लेवल पे, आपने कहा था कि जो प्रोटियम है ये एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ये आइसोटोप ऐसा है कि जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हमारे पास ये आपको याद होना चाहिए, वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दुनिया के हर एटम के अंदर पाया जाता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। मॉडर्न रिसर्च बताती हैं कि एटम के अंदर कितने छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। आपके सामने मैंने बताया कि प्रोटॉन के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, कभी नहीं सुना होगा आपने। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं मेरे बेटे, उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं। दुनिया बहुत गहरी है, केमिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। आए आगे देखते हैं कि मॉडर्न रिसर्च ने क्या कहा। मॉडर्न रिसर्च ने हमारे पास आगे जाके हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि एटम के बारे में कौन सी चीज़ें हमारे सामने आई। अबाउट 100 पार्टिकल्स हैं जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। 100 पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो अभी तक सर्च हो रहे हैं, उनके बारे में तहकीक हो रही है। अभी हम सबसे आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक का, और आज के टॉपिक का भी ये सबसे आखिरी लेक्चर है और शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ जे बर्ज़िलियस क्या है। इसने मेरे बेटे दो चीज़ें बताई हैं। जे बर्ज़िलियस बताया कि कार्बन है, इसके लिए सिंबल दीजिए C, हाइड्रोजन है, इसके लिए सिंबल दीजिए H। मतलब अगर हमारे पास H है, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। कार्बन है, ये किसके लिए है, हमारे पास कार्बन C लिखूँगा, मतलब अंडरस्टूड है, कार्बन है। ऑक्सीजन लिखूँगा, ये किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। N लिखूँगा, ये किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए। ये जो सिंबल्स का तरीका था ये जे बर्ज़िलियस ने बताया था। इसके बाद इसने एक और भी चीज़ बताई है जो आपके सामने, एटॉमिक मैसेज के बारे में इसने बताया। मतलब उस वक़्त जब इतनी तहकीक भी नहीं थी, इतनी मशीनरी भी नहीं थी, उस वक़्त इस बंदे ने बहुत से एटॉमिक मैसेज फाइंड किए। ये इसकी कंट्रीब्यूशन थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आज आपने जो सीखा है उसका कंक्लूजन
आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में करना है। आइए सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है, एटम की डेफिनेशन याद रखनी है। इसके बाद क्या कंट्रीब्यूशन है जे बर्ज़िलिस के, आपने ये याद रखना है। आपने याद रखना है कि जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या है। आपने याद रखना है कि एटमस का मतलब क्या है और ये किस बंदे ने इसका नाम रखा था। ये चंद चीज़ें थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मैथ्स याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।